चुनाव आज की तारीख में सिर्फ अगर कोई ये सोच ले कि 3 महीने पहले, 6 महीने पहले चुनाव में जाएंगे और एकदम से कुछ भी कर देंगे, तो वो चुनाव पार्टी आज की तारीख में कोई भी नहीं लड़ सकती। हमारी जब मुलाकात हुई थी बंगाल चुनाव के समय में गृह मंत्री अमित शाह से, तो अब वो वहाँ पर कैंप करने जा रहे हैं पंजाब में। नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सुनील बंसल की अगर मैं अभी बात कर लूं, ये लोग हैं तो ये लोग लगातार कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिए रहते हैं कार्यकर्ताओं को। लगातार कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई अभियान, ये सब चलता रहता है, तो रुकने का मतलब ही नहीं है ना। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक नया कल्चर शुरू कर दिया 2014 के बाद कि चुनाव में ही लगे रहना है और चुनाव को ही जीते रहना है। उन्होंने किसी भी चीज को आखिरी बॉल तक, कहते हैं ना कि छोड़ना नहीं है, वो लगातार उसमें लगे रहे। 2004 में वो चुनाव हारते हैं, 2009 में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है, फिर नरेंद्र मोदी ऐसा नेतृत्व। नरेंद्र मोदी लगातार विरोधाभासों, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उनको पता था कि ये शायद आखिरी ट्रेन होगी अगर इस बार नहीं आए, मतलब ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा। हालांकि इसका प्रतिकार किया था अमित शाह ने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के लिए आखिरी ट्रेन कोई नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता लाठी डंडे गोली और तमाम हिंसा चीजें सहकर हम लोग भी आए हैं और हम कभी थकते नहीं, अपने मिशन में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा संगठन है, उसका जो पूरा जो आकार प्रकार, जो उसमें जो लोग हैं, वो सारे अमित शाह ने ही रखे हुए। डिलीवर कर रहा होता ना जो भाई, किसी का भी अगर आप नाम ले लें तो ज्यादातर लोग, जो टीम तैयार की गई है, वो सारी जो प्लेसमेंट है वो अमित शाह ने कर रखी है। नेता जो है कोई सिर्फ पद से नहीं बन सकता, ये लोग अपने पद से कहीं ज्यादा बड़े कद के नेता बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। लोगों को ये मालूम है कि अगर यहाँ पर कुछ कहा है या कुछ कहा गया है, दोनों का हिसाब है। जैसे हमारी हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है ना कि सबके कर्मों का हिसाब होता है, ऊपर बही खाता तैयार हो रहा है। तो इस जमीन पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के पास सारा बही खाता होता है। भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व ने बताया कि शासन करना हमको आता है और सुशासन करना भी हम जानते हैं। तो ये एक भरोसा उन्होंने दिलाया। ही ओढ़ना, राजनीति ही बिछाना, राजनीति ही खाना, राजनीति ही सोना, ये मोदी और शाह का जीवन है। भारत में लगातार चुनाव होते रहते हैं, फिर चाहे वो नगर निगम का हो, कॉरपोरेशन का हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो। चुनाव चलते रहते हैं और ऐसे में बीजेपी जो है वो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी चुनावी मोड में ही रहती है और चुनावी मशीन है। खासकर 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, ये जो चुनावी मशीन है वो उसने और स्पीड पकड़ ली है। तो कैसे काम करती है ये चुनावी मशीन, और क्या वाकई में चुनावी मशीन है या कोई स्पेशल रणनीति के तहत काम करते हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान राजकिशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। यही समझेंगे आज हम आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले सर सवाल यही है कि कोई भी चुनाव हो, अगर हम 2024 को ही अगर स्टार्टिंग पीरियड ले तो 2024 में वैसे नतीजे नहीं आए जैसे उम्मीद करी थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने न जाने कौन सा गियर डाला कि जो भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत ही हासिल किया। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हाल ही में हुआ है उसमें बीजेपी कभी जीतती नहीं थी। 2016 में 3 सीटें थी, 77 और फिर अब 207। तो एक मशीन की तरह चुनाव जो है उसकी तैयारियां चलती रहती हैं बीजेपी में। हाँ, मतलब एक समय कहा जाता था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस एक चुनाव लड़ती है और दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है, और सत्ता में जब विस्तार हो जाता है आपका, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि वो चुनाव मशीन है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलहदा राय रखूंगा प्रफुल्ल, क्योंकि चुनाव आज की तारीख में सिर्फ अगर कोई ये सोच ले कि 3 महीने पहले, 6 महीने पहले चुनाव में जाएंगे और एकदम से कुछ भी कर देंगे, तो वो चुनाव पार्टी आज की तारीख में कोई भी नहीं लड़ सकती है। मतलब वो अलग बात है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ किसी तरीके की कोई लहर, कोई आक्रोश, कोई असंतोष हो और सामने उसको भुनाने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो शायद वो चुनाव जीत जाए। लेकिन चुनाव जो है ये 24/7 अब काम हो चुका है, और चुनाव सिर्फ जो है नारों तक, तकरीरों तक और कुछ जिसको कहते हैं कि प्रतीकों तक अब निर्भर नहीं रह गया है। उसको संगठन, सरकार और सुशासन, सारी चीजों में मिलकर आपको जाना पड़ेगा। सामाजिक समीकरण आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। जो टेकन फॉर ग्रांटेड जनता को जो लेने की बात थी,
वो अब संभव नहीं है। तो आपको वोट कटने, वोट कटवाने और उसके साथ में अपने वोट ना कटें, वोट जुड़वाने, यहाँ से संघर्ष करते हुए लोगों को बूथ तक ले जाने, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो आपका अपना वोटर है, तो सिर्फ वैचारिक अधिष्ठान आपको जीत तक नहीं ले आ सकता। वैचारिक अधिष्ठान से एक विचारधारा के साथ में आप लगातार सतत बने रहेंगे, लेकिन सिर्फ उस विचार की चाशनी से लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये सरकार या ये विचारधारा, ये अमुक व्यक्ति उसके लिए हितकर है। तो उसके लिहाज से सारी गोटियां फिट करनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर एक बात आप देखेंगे, तो पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के में क्या उसको किस लेवल तक लेके चले गए हैं। शायद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोग उसको पसंद करें या नापसंद करें, उसकी आलोचना करें या उसकी प्रशंसा करें, लेकिन जिस तरीके से वो काम करते हैं वो तो अपने आप में मानना पड़ेगा। तो उसी परिपाटी पे सतत लगातार ये लोग काम करते रहते हैं। अब जैसे आपने कहा चुनाव मशीन, तो आप दूसरा सवाल पूछे, उससे पहले मैं आपको कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी सो कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ ऐसे गुमनाम कार्यकर्ता, कुछ गुमनाम नेता, गुमनाम प्रचारक, वो आज से नहीं पता नहीं कितने वर्षों से वहां काम करते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी मंच पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके साथ जो कश्मीर यात्रा में गए हुए थे, उनको जिस तरीके से सम्मानित किया, उनके चरण छूकर जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, तो अब ये सिंबोलिज्म कह सकते हैं लोग, इसको कह सकते हैं कि भाई ये अब तक कहाँ थे, अब इस तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये सब चीज़ें छूती हैं। तो मैंने कहा ना कि इमोशनल कनेक्ट होने के साथ साथ में सामाजिक समीकरण करना और लगातार जनता के बीच में बताते रहना कि भाई हम हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर टूरिज्म करने नहीं आए हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। और निश्चित तौर पर संगठन की जो कमी, मैंने पिछली बार भी जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके से सुनील बंसल या दूसरे लोग को वहाँ पर भेजकर वो संगठन की कमी पूरी करने की कोशिश की गई थी, तो ये लगातार मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है और वो लगातार आपको उस पर लगे रहना पड़ेगा। और भाजपा ये कर रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कर रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा 2014 से पहले भी चुनाव होते थे हमारे देश में, लेकिन बीजेपी शायद उस लेवल पे या उस तरह की तैयारी नहीं होती थी जिस तरह की 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद और अमित शाह के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद हुई है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं है कि अगले चुनाव में कहाँ चुनाव है और किसको जिम्मेदारी देनी है, ये बहुत पहले से तैयारी कर ली जाती है और उसमें कूद पड़ते हैं सबके सब। बिल्कुल ये सच है। अगर आप अभी देखें तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं, गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और तो जाने दीजिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य उनके लिहाज से उत्तर प्रदेश है, और उससे भी महत्वपूर्ण राज्य अगर उस लिहाज से देखें सीमावर्ती राज्य के लिहाज से वो तो पंजाब है, उत्तराखंड भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात और अगर पंजाब की मैं बात करूं तो इसको लेकर सतत प्रक्रिया चल रही है, किसको वहां पर नियुक्त करना है, किसको कहां तैनात करना है, क्या योजनाएं जहां पर सरकारें वहां लेकर जानी है, जहां पर सरकार में नहीं है वहां पर किस तरीके के गठबंधन बनाने हैं, किन नेताओं से निजात पानी है, किन नेताओं को अंदर लाना है, ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही है। और मैंने फिर कहा ना कि ये सिर्फ एक समय में एक काम नहीं होता है, जहां पर पूरा फोकस करना है वहां पर तो फोकस कर दिया, लेकिन इसके साथ में कोई काम रुका नहीं हुआ है। अब पंजाब में क्या चल रहा है उसको लेकर तैयारी, जैसे मैं अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मुझे लगता है अभी ये बात कहीं आई भी नहीं है, हमारी जब मुलाकात हुई थी बंगाल चुनाव के समय में गृह मंत्री अमित शाह से, तो अब वो वहां पर कैंप करने जा रहे हैं पंजाब में। अच्छा, जैसे यहाँ पर कैंप जैसे बंगाल में किया था, बंगाल में तो कैंप किया चुनाव के समय में, वो अभी वहां पर कैंप भी करेंगे और वहां पर यात्राएं भी निकालेंगे पूरे पंजाब में। पूरा पंजाब अमित शाह जो है यात्रा निकालने जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा वो भी सीमावर्ती राज्य था, ये भी सीमावर्ती राज्य है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आप याद करिए मैंने आपसे कहा था कि बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात सिर्फ समाज की नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय आ जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर ये अपने आप में इसका एक अपना अलग वोटर है, क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है कि चाहे उसको आधी रोटी खाने को मिले या एक रोटी कम खाने को मिले, लेकिन उसके बच्चे, उसके परिजन सुरक्षित महसूस करें। उसके बच्चों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि कोई भी किसी तरीके से उनको प्रताड़ना दे सकता है, कोई खतरे का आभास नहीं होना चाहिए। पंजाब में आज की तारीख में परिस्थितियां भिन्न हैं। फिर से जो है आतंकवाद का, जो खालिस्तानी आतंकवाद का सिर उठाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर उड़ता पंजाब जो है, नारकोटिक्स का कितना तगड़ा मामला चल चुका है। ये सब विषय हैं। इन नैरेटिव की काट के लिए
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो काम अपना करता रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि किस तरीके के नेता हैं वहां पर, जो सरकार चल रही है उसका क्या चरित्र है। आप देखिए ना कि जिस समय अमित शाह बैठे हुए थे बंगाल में, पंजाब में ऑपरेशन हो गया था। राघव चड्ढा और पूरी जो कंपनी, 7 सांसद, पार्टी का विलय हो चुका था। अमित शाह तो दिल्ली में नहीं थे। और उससे पहले उसके 2 दिन पहले हम लोगों से बैठकर बात कर रहे थे, और राघव चड्ढा के बारे में जब बात की गई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों लेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि इसीलिए उनको जो करना है वो अपना करते चले आ रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनावी तैयारियां नहीं, ये लगातार जहां पर जो भी हो, वो हमेशा राजनीति को जीते हैं, हमेशा शासन करना चाहते हैं, और उनको ये मालूम है कि कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट है तो देर सवेर फलीभूत होगा, और ये लगातार होता दिखाई पड़ता है। अब शुभेंदु अधिकारी को जब 2020 में लाए थे तो कहने को कि कुछ भी कह दे बाहरी, लेकिन भाई उस आदमी का उन्होंने इस्तेमाल किया। 2021 में ममता बनर्जी को उस आदमी ने हराया, तब तक तो वो बाहरी था, लेकिन अब 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी के निशान पर एमएलए रहा, और उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष वहां पर रहा है, उसके बाद भी आप उसको बाहरी कह रहे हैं। तो बाहरी और ये जो अंदरूनी की जो परिभाषा है, ये विश्लेषकों के लिए छोड़ देते हैं ये लोग, लेकिन इनको जो करना होता है उनको पता होता है कि टिकाऊ नहीं, जिताऊ चाहिए। बीजेपी में ये अश्वमेध का यज्ञ जो है वो 2014 से चल रहा है। बिल्कुल। और एक जैसे नहीं होता कि हर चीज पर हर राज्य में अपना शासन लाना है। 22 राज्यों में एनडीए या फिर सीधे बीजेपी की सरकारें हैं, तो उनका इलेक्शन मैनेजमेंट तो हमेशा ही चलता रहता है, रुकता ही नहीं। शायद वो इसके लिए प्लान ही नहीं करते कि करना क्या है रुक के। नहीं, रुकना, मैंने कहा ना कि उनकी परिपाटी, उनकी संस्कृति नहीं है भाई। आरएसएस जो है उसके प्रचारक सरकार तो कभी थी नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं कि हम समाज निर्माण के लिए काम करते हैं, उसकी तमाम आलोचना होती है कि वो कहते हैं अपने आप को सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन पूरी तरीके से राजनीति करते हैं। वो एक अलग विषय है, लेकिन वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। अच्छा, उसी परिपाटी से आए हुए अगर लोगों को देखो, तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सुनील बंसल की अगर मैं अभी बात कर लूं, ये लोग हैं, तो ये लोग लगातार कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिए रहते हैं कार्यकर्ताओं को। लगातार कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई अभियान, ये सब चलता रहता है। तो रुकने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि बोले कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, और काम तो कभी खत्म नहीं होता है। ये सतत प्रक्रिया है भाई, दिन होता है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। तो सर, लेकिन 2014 से पहले भी बीजेपी थी, कई राज्यों में सरकारें भी थी, चुनाव होते थे, जीतती थी। लेकिन आपने 2014 के बाद एक चीज नोटिस की होगी कि बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव 2015 और 2020 में हारे, 2016 में और 2021 में बंगाल हारे। ये वो 2 चुनाव थे जहां पर ये सीधा आघात जो है वो पीएम और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे था कि ये नहीं जीत सकते। लेकिन कभी भी छोड़ा नहीं सर। तो वो जहां भी हारे या जीते, उसके बाद एक नया चैलेंज वो ले लेते थे और वहां पर ज्यादा नंबर लाना। क्या ये बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक नया कल्चर शुरू कर दिया 2014 के बाद कि चुनाव में ही लगे रहना है और चुनाव को ही जीते रहना है? नहीं, देखिए, ये किलर इंस्टिंक्ट मैंने फिर कहा आपको, अगर मोदी और शाह को समझना है तो फिर आरएसएस को समझना पड़ेगा, आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीधे सीधे ये कहना होता था कि कोई भी संगठन बनाने के लिए कितने लोग की आवश्यकता होती है मिनिमम। मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए कितने लोग की होती है आवश्यकता? डिपेंड कि वो संगठन किस तरह का है। नहीं, उनका कहना था कि सिर्फ 2 लोग की आवश्यकता होती है। अगर एक से एक दूसरा हो गया तो एक और एक 11 हो जाते हैं, और 2 लोग हैं तो संगठन हो गया, विस्तार हो गया। तो ये शुरुआत इस संगठन ने इस सोच के साथ में की। इसके बाद वो संगठन बढ़ता चला गया। फिर उनको ये समझ में आया कि भाई आरएसएस पर जो है महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगाए गए, नाथूराम गोडसे वाले। बाद में खैर अदालतों में जो हुआ सब हुआ, उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके जरिए जनसंघ की स्थापना हुई, क्योंकि उनको लगा कि अगर उनको राजनीतिक नेतृत्व उनका नहीं होगा तो जो भी सत्ता अधिष्ठान होगा, जो प्रतिष्ठान होगा, वो आरएसएस को जब चाहेगा तब आतंकवादी संगठन या जो है आतताई संगठन घोषित करके उनको किनारे कर देगा। तो ये हुआ कि जनता के बीच में चुनाव के लिए जाना है। तो जब जनसंघ आया तो क्या था, और जब 84 में इंदिरा गांधी जी की जब दुखद मृत्यु हुई, उनकी जब हत्या कर दी खालिस्तानी आतंकवादियों ने, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई थी? महज 2। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा स्टालवार्ट नेता भी चुनाव हारा था उसमें। लेकिन उस 2 के बाद 89 में जब चुनाव होता है तो उसके बाद फिर वो 80 के ऊपर पहुंचते हैं जाके, और ये लगातार ये सतत प्रक्रिया चलती रही है। ऐसा नहीं कि नहीं चली, लेकिन मोदी और शाह ने इसमें अद्भुत काम किया। उन्होंने किसी भी चीज को आखिरी बॉल तक, कहते हैं ना कि छोड़ना नहीं है,
वो लगातार उसमें लगे रहे। तमाम जो इसके बीच में जो नेता आए थे, उनके साथ में क्या था कि अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की अगर आप कैबिनेट देखें तो उनमें जो महत्वपूर्ण लोग कौन होते थे? सारे भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोग नहीं होते थे। जॉर्ज फर्नांडिस उनके बहुत महत्वपूर्ण थे। ब्रजेश मिश्रा एनएसए थे, लेकिन उनसे ज़्यादा ताकतवर तमाम जो है, मतलब आडवाणी के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति वही माने जाते थे, वाजपेयी और आडवाणी के बाद में एनएसए थे। लेकिन उनका क्या हॉल ऑफ फेम था? वो देवेंद्र प्रसाद द्विवेदी, जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी को जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाए रखने और उनकी बादशाहत बरकरार रखने में जिन्होंने भूमिका निभाई थी, उनके पुत्र थे। तो अगर उनके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो उसमें तमाम दूसरे दलों के लोग ज्यादा होते थे। कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, उसको अनटचेबिलिटी से निकालकर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का जो चमत्कार या जो सबसे भागीरथी प्रयास किया था, वो किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। वो एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेतृत्व था कि जो अजातशत्रु थे, जिनके साथ में तमाम विरोधी दलों के लोग, जो विपरीत विचारधारा के लोग थे, वो भी उनका लोहा मानता थे, वो उनके साथ में आए। इसके बाद क्या हुआ कि 2004 में वो चुनाव हारते हैं, 2009 में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है। फिर नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व आता है। नरेंद्र मोदी लगातार विरोधाभासों, विपरीत परिस्थितियों में उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां पर भी जिस तरीके से उन्होंने इतिहास रचा, वहां पर भी उन्होंने अमित शाह के साथ में जोड़ी बनाई। अमित शाह को उनके दाहिने हाथ रहे। इसके बाद जब वो यहां पर आए तो चुनाव लड़ने भी आए, तो जो सबसे अहम राज्य भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिहाज से था, उत्तर प्रदेश, जहां से कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है, उसमें अमित शाह को उन्होंने कमान दे दी। अच्छा, अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनका काम करने का तरीका, दोनों खांटी संघ पृष्ठभूमि के लोग हैं और इनका काम करने का तरीका वही है। और एक बस फर्क यह है कि उनको जो मौजूदा राजनीति के जो तिकड़म है, या जो मौजूदा राजनीति की नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीतिक जगत की जो तमाम विद्रूप सच्चाइयां हैं या जो उसकी तमाम निष्ठाएं हैं, उनसे उनकी वाकिफियत है और उनसे कैसे पार पाना है, वो ये जानते हैं। और जो कांग्रेस या दूसरे दलों ने भारतीय जनता पार्टी या अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में किया था या जो नरेंद्र मोदी के साथ में किया था, उसको कैसे टैकल करना है, वो भी जानते हैं। मुझे लगता है कि इतना इशारा काफी है। ये फर्क है। और दूसरा ये है कि भाई अक्सर अज्ञेय की एक पंक्ति है कि मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर धूली आंधी सा और उमड़ता और घुमड़ता हूं। तो मुझे लगता है कि ये जो सूत्र वाक्य है नरेंद्र मोदी का, कि रुकते भाई, एक आदमी लगातार इतने लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है और संवैधानिक पद पर जो है रजत जयंती हो चुकी है, उससे ज्यादा समय हो चुका है उनको, और एक भी छुट्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर छुट्टी मनाने वो नहीं गए हैं। सबके बारे में हम सुनते हैं कि वहां चले गए, तो 24 घंटे काम करते रहते हैं। अमित शाह तो कहीं उनके बाहर जाने की बात ही नहीं आती है। बीमार हल्का फुल्का हुआ तो भी वो वहां पर फाइलें मंगा काम करते रहते हैं। तो भाई इतनी, मतलब अगर इस तरीके से कोई काम कर रहा है, और जो काम कर रहा तो करवाएगा भी, तो उनके साथ में ऐसी सेना है। सर, आपने एक चीज देखी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की टीम ने उन राज्यों में भी अपने चुनाव मैनेजमेंट से सरकार बनाई जहां कभी थी ही नहीं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना, उड़ीसा में बना, असम में बना, बंगाल में भी बन गया। तो ये सर क्या मतलब, ये चलता ही रहता है इनका प्रोसेस? ये कभी रुकते भी हैं? कभी चर्चा होती है किसी और चीज़ की? नहीं, वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं। वो अंग बंग कलिंग तो बोल ही दिया उन्होंने। हाँ। और अभी उनके, मैं बताऊं, मतलब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, कितना सफल होंगे मुझे मालूम नहीं। तमाम असंभव को तो वो संभव करके दिखा चुके हैं। और अभी ये विपक्ष पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है ना, कि विपक्षी दल किस तरीके से उनके सामने चुनौती पेश कर पाते हैं, उनकी कैसी एकता रहती है, कैसी उनकी नीति रहती है। लेकिन हाँ, ये उनका है कि बंगाल में भगवा लहराना है, अगर एक सपना था तो वो उन्होंने करके दिखाया। इसी तरीके से अब उनका सपना यह है कि किसी भी तरीके से दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और मैं आपको बताऊं, मतलब अमित शाह से जब हमारी बात हुई तो बार बार नाम उनका मैं इसलिए लेता हूं कि तमाम नेता ये बात कहते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब है, नरेंद्र मोदी से इस तरीके से मेरी बात नहीं हुई, नहीं तो मैं एक ही बार उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि भाई हम क्यों नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा, कांग्रेस भी चाहेगा, राहुल गांधी भी यही चाहेंगे। लेकिन उनका ये कहना था अमित शाह का कि भाई देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं और हम अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब ये सिर्फ एक दो लोग की मेहनत या एक दो लोग की रणनीति का कमाल नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, और जो हम लोग लगातार जो त्याग, समर्पण और बलिदान करते चले आ रहे हैं, उसके चलते बने हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जीवन काल में
तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा की सरकार हो, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, और नहीं मेरे जीवन काल में होगा तो मेरे बाद होगा। यानी उन्होंने अपने लिए अगला मिशन भी सेट कर रखा है। नहीं, उन्होंने आज से नहीं, पहले से सेट करके रखा हुआ है और लगातार उस पर वो काम करते चले आ रहे हैं। अगर अन्नामलाई पिछले लोकसभा चुनाव में पूरा तमिलनाडु पैदल नाप डालते हैं तो उसके पीछे एक प्रक्रिया थी, लेकिन वो फिर पीछे भी जाते हैं जब उनको लगता है कि थोड़ा सा राजनीतिक तरीके से एआईडीएमके के साथ में उनके कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर अन्नामलाई को पीछे करना पड़ता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि अन्नामलाई को पीछे करने का नुकसान हुआ तमिलनाडु में। भाजपा को एक चेहरा पहली बार भाजपा का वहां पर इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, और मैं क्या, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं, क्योंकि अन्नामलाई थोड़ा नए हैं, उनको लोग पसंद भी नहीं कर रहे थे। अब अन्नामलाई भी आईपीएस से भाजपा में आ गए थे, अब मतलब अब उनको पता नहीं बाहरी कहा जाए कि नहीं कहा जाएगा जब वो लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को यूं ही लेकर नहीं चली आती है। तो ये जो चुनाव मशीन को ड्राइव कर रहे हैं दो फोर्सेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो ये इनके स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या होता है सर? आपने इतना करीब से देखा, जैसे बंगाल का चुनाव हाल ही में हुआ है, इसमें 207 सीटें लाना बड़ी बात है सर, क्योंकि आप 77 पे थे और इतना बड़ा गेन करना, ये कैसे देखते हैं सर आप? और इसके लिए क्या क्या करते हैं सर ये लोग? कुछ भी करते हैं क्या क्या करते हैं तो मैं क्या बताऊंगा, लेकिन एक तो इतना परिश्रम, इतना मेहनत होता क्या है कि वो कहते हैं ना कि पत्थर भी है ना तो उस पर लगातार एक एक बूंद गिरती रहती है तो वहां पर भी सुराख होने लगता है। तो ये लोग तो वही है दुष्यंत कुमार की, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो ये लोग पत्थर उछालते रहते हैं, कम से कम इतना इनके बाजुओं में दम है और इनके बाजू थकते नहीं है, वो लगातार आसमां में सुराख करने की कोशिश करते रहते हैं। अब मतलब अच्छा बुरा लोगों को लग सकता है कुछ भी, लेकिन वो जैसे करते हैं, आपने कहा, देखिए पश्चिम बंगाल में जब 77 सीटें आई उसके बाद लोगों ने कहा यहाँ खेल खत्म हो गया। अब क्या मतलब, पिछली बार ही सरकार आ रही थी, बहुत हाइप पे चुनाव लेकर गए थे, उसके बाद चलिए ठीक है, कार्यकर्ताओं के साथ स्थिति ये हुई पश्चिम बंगाल में कि उनको प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा। तमाम जो उद्योग घराने थे उनको भी, जो खुलकर भाजपा के साथ में आ गए थे, उनको भी नुकसान हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, उनको पता था कि ये शायद आखिरी ट्रेन होगी अगर इस बार नहीं आए, मतलब ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा। हालांकि इसका प्रतिकार किया था अमित शाह ने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के लिए आखिरी ट्रेन कोई नहीं होती है, भाजपा कार्यकर्ता लाठी डंडे गोली और तमाम हिंसा चीज़ें सहकर हम लोग भी आए हैं और हम कभी थकते नहीं, अपने मिशन में लगे रहते हैं। लेकिन मैं एक व्यवहारिक तौर पर जो लोगों से वहाँ पर बात हो रही थी, तो लोगों में सबसे पहले भरोसा दिलाना था कि नहीं, इस बार सरकार एक तो आ सकती है और दूसरा ये है कि उनके साथ में कुछ भी इतना दुर्व्यवहार नहीं होगा कि उनको प्रदेश छोड़ना पड़ जाए। तो ये पूरा कोशिश की मोदी ने भी और अमित शाह ने, तो रणनीतिक स्तर पर ये किया। उसके बाद चुनाव आयोग वहाँ पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जिस तरीके से तैनाती हुई, तैनाती करने के बाद जिस तरीके से सीआरपीएफ के डीजी तक वहाँ पर लगातार टिके रहे, किसी राज्य के चुनाव में डीजी इस तरीके से टिका रहे ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब इस पर आप कितने भी सवाल उठा लें, पर ये तो सच है कि मत प्रतिशत बढ़ा, किसी को रोका नहीं गया। अगर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है तो उसके लिए आप सुरक्षा बलों को यह दोष नहीं दे सकते कि उनके रहने से चुनाव रिग हो गया। चुनाव रिगिंग का बस एक ही बात वो कह रहे हैं कि एसआईआर में 30 लाख वोट काटे गए, हालांकि उसमें 62% हिंदू वोट भी थे। इस बार जिस तरीके से हिंदुत्व के आधार पर वोट पड़ा है, तो ये आंकलन लगा लेना कि सिर्फ नुकसान जो है एक पक्ष का हुआ, तो वही बड़ा एकांगी विश्लेषण होगा। तो ये एक रहा। दूसरा क्या हुआ कि पिछली बार गलती क्या थी, ममता ने बाहरी का बड़ा आवरण बना दिया था कि भाई देखिए शुभेंदु बाहरी, बाकी और नेता बाहरी, ममता और तमाम जो हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहेंगे, बात करेंगे भी। अभी भी आप देख रहे होंगे तो आज यही खबर चल रही है कि शुभेंदु अधिकारी बाहरी, हेमंत बिश्व शर्मा बाहरी, वो बाहरी, ये बाहरी, यही सब चल रहा है ना। तो कुल मिला के ये सब चीजें शुरू की गई। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में उनको मालूम था बंगाली अस्मिता का प्रश्न है, बंगाल का अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है। उसके लिहाज से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चाहे छोटी रैली हो, छोटी जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं हो या बड़ी रैली हो, उस पे बांग्ला भाषी स्थानीय बांग्ला नेताओं का पूरी तरीके से न सिर्फ प्रतिनिधित्व हो बल्कि वो वहां पर डोमिनेट करे। नेता पूरे देश से गए, सभी प्रदेशों से कार्यकर्ता गए, लेकिन उनका काम पीछे से जिस क्षेत्र में जिसकी भी अपनी भूमिका हो सकती थी वो करना था, ना कि वहां पर अपना चेहरा दिखाना।
तो स्थानीय नेतृत्व को ही पूरी तरीके से तरजीह दी गई। तो ये भी आरोप बहुत ज़्यादा लोग लगा नहीं पाए और लगातार ये नैरेटिव इस बार लोगों के दिमाग में गढ़ा गया, बताया गया कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे वो बंगाल से थे। ये भी बताने और जताने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब नैरेटिव के पक्ष को देखो तो वो किया। दूसरा, अब उनको लगातार ये कहा जा रहा था कि भाजपा का हिंदुत्व वहां नहीं चलेगा, तो भाजपा का उग्र हिंदुत्व, भद्रलोक, इस तमाम चीज़ों की बात हो रही थी। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, मैंने लगातार ये बात कही है कि सादत हसन मंटो, आपको याद होगा जब वो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए तो उनसे उनके दोस्त ने यही कहा था ना कि भाई तू तो एथीस्ट है, तू तो नास्तिक है, तुझे क्या करना मुस्लिम राष्ट्र में जाके, यहाँ क्यों नहीं रहता सेकुलर कंट्री में। लेकिन अब हुआ क्या था कि मंटो के सामने कोई एक ऐसी घटना हो गई थी, उनके दिलो दिमाग में एक चीज थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना मुसलमान तो हूं कि मार दिया जाए। तो उसी तरीके से जो बंगाली भद्रलोक या जो बंगाल में तमाम लोग के मन में बात आई कि भाई ठीक है, बंगाली संस्कृति, बंगाली भाषा की बात ठीक है, लेकिन पहले विभाजन भी जो पाकिस्तान का हुआ और जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा गया पाकिस्तान में, बाद में वो बांग्लादेश बना, वो धर्म के आधार पर हुआ। और इस बार आप इतने हिंदू तो हैं कि आपके साथ कुछ हो सकता है। तो ये भाव लोगों के अंदर था। कैसे उसको सुरक्षा दी जा सकती है? वो सुरक्षा की गारंटी अमित शाह को अगर चेहरा बनना था तो वहां पर वो बने जाके। शुभेंदु अधिकारी वहां पर लड़ रहे थे, उनको पूरी तरीके से जमीन पर स्थापित कर दिया गया था और मतलब बहुत सी बातें कही गई कि मतलब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम जो लोग वहां कवर कर रहे थे उनके दिलो दिमाग में कोई डाउट नहीं। लेकिन सर सवाल यही आता है ना कि सर अब अमित शाह प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, वो गृह मंत्री हैं मोदी सरकार में, अब पहले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जितने भी चुनाव हुए हैं वो बीजेपी ने चाहे जीते हो या अच्छा परफॉर्म किया हो, उसे कॉलिंग शॉट जो है, वो जो भी निर्णय है वो एक तरह से अमित शाह लेते हुए दिखते हैं, अमित शाह ही आगे दिखते हैं, अमित शाह हर तरह की रणनीति बनाते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा संगठन है उसका जो पूरा जो आकार प्रकार, जो उसमें जो लोग हैं, वो सारे अमित शाह ने ही रखे हुए हैं। अमित शाह सबकी अपनी उपयोगिता जानते हैं और अमित शाह को शासन करने उनकी क्षमता की बात है। और सबसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर सब जगह चुनाव होता है, जो हर चीज की गारंटी बनते हैं, उनका पूरी तरीके से विश्वास उनके प्रति है। अब ये सच है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा समय में नितिन नवीन है, तो नितिन नवीन का आप मान सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। मतलब दूसरी पीढ़ी के नेता जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव या सुनील बंसल, ये लोग नेता रहे, तो इसके बाद की पीढ़ी के नेता के तौर पे उनको लाया गया है। तो अभी लाते ही मतलब इसकी आलोचना हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष, उसकी क्या भूमिका रही है, उनके साथ में क्या रहा है। लेकिन खैर, वो अब जहां पर भी सिंबोलिज्म इसकी बात होती है तो वो तो नितिन नवीन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के दफ्तर में थे, अमित शाह नहीं थे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो जो प्रोटोकॉल है या जो तमाम चीजें हैं उसका तो पूरा सब कुछ होगा, लेकिन ये सच है कि अमित शाह ही संगठन और सरकार में सबसे प्रभावी हैं, उनके फैसले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी क्षमताओं को जानते हैं। और सवाल जानते हैं क्या है कि जो डिलीवर कर रहा होता ना, जो भाई किसी का भी अगर आप नाम ले लो तो ज़्यादातर लोग, जो टीम तैयार की गई है, वो सारी जो प्लेसमेंट है वो अमित शाह ने कर रखी है। आप याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन हुआ करते थे, या इससे पहले सौरभ गांगुली कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब टीम में थे तो फील्डिंग प्लेसमेंट और कई बार बॉलिंग पे फैसला वो ले लिया करते थे। तो ये एक मैच के तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो डियागो माराडोना हमेशा कैप्टन नहीं रहे, लेकिन माराडोना अगर 10 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे होते थे तो सबको मालूम था कि उनका सबसे बड़ा फॉरवर्ड कौन है जो उनको मतलब मैच जिता सकता है। तो उसी तरीके से आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि कौन चुनाव जिता सकता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या पार्टी के तमाम नेताओं। देखिए, नेता जो है कोई सिर्फ पद से नहीं बन सकता है, ये लोग अपने पद से कहीं ज्यादा बड़े कद के नेता बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। तो अमित शाह के साथ यह है कि उनको मालूम है कि जिसको कहेंगे वो काम करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अमित शाह ही फैसला ले रहे हैं। और डरते भी हैं लोग अमित शाह से? निश्चित तौर पर डर तो है। अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं भय बिन प्रीत न होए प्रीत, जो कहा जाता है ना, तो मतलब रामचरितमानस की चौपाई है, तो भय के बिना प्रेम नहीं होता है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है अमित शाह है राजनीति में। वो चाहे पार्टी के अंदर भी, और मैं फिर कह रहा हूँ पार्टी के अंदर भी सबको मालूम है कि अमित शाह जो है वो मतलब फैसले लेते हैं, वही सब कुछ करते हैं, तो इसलिए जो है उनके प्रति भय भी है और प्रेम भी है। सर, आपने बंगाल चुनाव को करीब से कवर किया, आप बंगाल में थे, आप असम भी गए। सर, आपने दो चीज़ें नोटिस की होगी कि दोनों ही जगहों पे जो स्टार कैंपेनर हैं वो मोदी और अमित शाह ही थे एक तरह से। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं या टीवी चैनलों पे जो भाषण थे उसमें इन दोनों की ही होती थी। नितिन नवीन भी गए होंगे, नड्डा जी भी गए होंगे या बाकी नेता भी गए होंगे, लेकिन उनका कैंपेन या उनका कवरेज वैसा नहीं हुआ। सारा चुनाव इनके दोनों के इर्द गिर्द ही रहता है और इन्हीं दोनों का भाषण जो है वो सामने वाला अपने लिए चैलेंज मानता है। देखिए, दोनों ही राज्य अगर आप देखें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों जगह घुसपैठ से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं। और ये जो पूरा चुनाव भी लड़ा जा रहा था, यहाँ पर स्थानीय कोई वैसा नेतृत्व तो था भी नहीं। उसको तो इन्होंने बाहर दूसरे दलों से लाकर उसको तैयार किया। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कार्यकर्ता थे, वो थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि उनको सत्ता तक पहुंचा सकें या बंगाल या असम के लोगों में भरोसा पैदा कर पाएं कि ये सत्ता तक ले जा सकते हैं। पहले भी मैंने चर्चा की, चाहे सर्बानंद सोनोवाल रहे हों जो असम गण परिषद से आए थे, या हिमंतो बिश्व शर्मा रहे हों जो कांग्रेस से आए थे, यह असम की बात हो गई। तो असम में तो हिमंतो बिश्व शर्मा का एक चेहरा था, मैं ये कहूँगा वहाँ पर हिमंतो बिश्व शर्मा के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये स्थिति कतई नहीं थी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था, वहां पर चुनाव का चेहरा मोदी थे, और वहां पर मोदी के पीछे की जो गारंटी थे वो अमित शाह थे। उनको मालूम था कि चूंकि शाह नीति यहाँ पर चल रही है और मोदी जी खुद इस मामले को देख रहे हैं, तो वो कभी झालमुड़ी खाकर, या अब जैसे आपने कहा ना कि 24 घंटे, तो भाई मछली का मामला उठाया गया कि मछली नहीं खाने देंगे, तो उनके तमाम नेता मछली लेकर घूमने लग गए, और नाग ठाकुर और मनोज तिवारी सबने मछली भी खा ली। अब ये सिंबोलिज्म लोगों को लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो भी प्रश्न उठाए जा रहे थे उनका निराकरण करने की कोशिश की। तो ये सच है कि वहां पर चूंकि स्थानीय स्तर पर इतने बड़े नेता थे नहीं और ऐसी परिस्थितियां थी, इसलिए वहां पर चेहरे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्थानीय स्तर पर एक नाम और था जिसकी बहुत ज्यादा गूंज थी, वो योगी आदित्यनाथ थे। दोनों जगह जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जा रहे थे, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। खासतौर से जहां पर सीधे पोलराइज चुनाव हो रहा था, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जहां पर बात होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड आई है वो योगी आदित्यनाथ की आई। वरना तो राजनाथ सिंह जी भी गए, वहाँ पर जेपी नड्डा जी भी गए, नितिन नवीन के रोड शो कोलकाता में गए, मैंने भी एक रोड शो वहाँ पर कवर किया। तो निश्चित तौर पर ये है, क्योंकि अमित शाह के ही लगातार वहां पर दीदी से टेक ऑन कर रहे थे, और दीदी भी लगातार जो है, अभिषेक बनर्जी का वो बयान याद होगा सर, गाड़ी की छत पर 4 तारीख वाला। हाँ, देखिए अभिषेक बनर्जी, मतलब आप सोचिए ना कि देखने में कितने वो, मतलब जो है, मतलब बहुत शालीन टाइप का एक, मतलब ऐसा लगता है किसी, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला कोई बंदा होगा। लेकिन जरा भाषा आप देखिए उस आदमी की, और अहंकार देखिए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसको भी अब दिखा नहीं होगा सर आपको अहंकार 4 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। नहीं, देखिए ये सत्ता, अमित शाह भी चले गए उसके बाद। तो देखिए सत्ता जनित अहंकार है। सत्ता से बाहर जाने के बाद वो कोई ममता बनर्जी नहीं है। देखिए ममता बनर्जी की अगर बात आए तो मैं कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी सत्ता से बाहर रहकर भी, जैसे ममता बनर्जी में इस्तीफा नहीं दूंगी और तमाम उनकी चीज़ें, उससे मैं पूरी तरीके से ना इत्तेफाकी रखता हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि वो बहुत संघर्षशील महिला रही हैं, संघर्षशील नेता रही हैं, और उन्होंने मतलब जिस तरीके से वामपंथी शासन के खिलाफ लड़ाई की, वो बहुत जिगर वाला कोई काम कर सकता था। तो वो तो मतलब बिल्कुल रानी झांसी टाइप का ही उनका पूरा मामला था, और यही कारण था कि ये पीआर कंपनियों के लोग थे, मतलब उनके लिए तो एक पीआर कंपनी काम कर रही थी ना। ममता बनर्जी ने तो अपना संगठन खड़ा किया था, उनके पीछे लोग आए थे। नेता के पीछे लोग आते हैं, और जब उस पे कोई सीधे सत्ता पर पहुंच जाता है, तो मैं असली बाहरी और असली पैराट्रूपर्स ऐसे लोग को ही मानता हूं कि जो सीधे सत्ता पर पहुंच गए बिना संघर्ष किए हुए, वो सीधे सीधे क्या करते हैं, उनको ये पीआर टीम के लोग बड़े अच्छे लगते हैं कि वाह वाह साहब क्या बचा के मारा है। जो चाटुकारों की पूरी फौज लग जाती है, ये बड़ी दिक्कत होती है। वो निंदक नीरे राखिए पंड कुटी छवाए, उससे उनको मतलब नहीं होता, उनको आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है। वो उन्होंने जो कहा, साहब का जो है मतलब हुक्म जो है, मतलब जो जुबान खुली वही फरमान है, उसके खिलाफ जो है मामा दौलत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तो ये सब तो उस तरीके के लोग हैं, इनके बारे में क्या बात की जाए। और अभिषेक तो मैं फिर कहूँगा कि ममता बनर्जी
कि हार का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो अभिषेक है, क्योंकि लोगों को मालूम था कि अगली बार ममता जीतती हैं तो ममता चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी, अभिषेक रहेंगे। सर आपने बहुत लंबे समय से बीजेपी को देखा है, सर आपने क्या अंतर पाया 2014 से पहले की बीजेपी में और अब की बीजेपी में, और मैनेजमेंट जो है इलेक्शन मैनेजमेंट उसमें क्या डिफरेंस लेकर आए अमित शाह और नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए फ़र्क बहुत आया है। एक तो ये है कि जवाबदेही तय हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी में होता था एक जैसे परिवार है, तो आपने जब तक पूरा आपने मतलब बहुत बेईमानी नहीं कर दी, वैचारिक कोई बौद्धिक बेईमानी कर दी, वैचारिक बेईमानी कर दिया, आपने पूरी तरीके से बेतरघात कर दिया, तभी तक चीज़ें होती थी। अभी ये है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा, निष्ठावान रहना पड़ेगा, सतत काम करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ना वो रिलक्टेंट होते हैं, ना किसी को रिलक्टेंट होने देते हैं। अगर उन्होंने कोई असाइनमेंट दिया है तो आपसे अगली बार पूछेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं दो मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं और किसी नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं। उन्होंने जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हम ऐसा कर देंगे और ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, और मतलब वो उनका घोषणा पत्र की बातें थी, वो कहा गया। चूंकि मैं अगर वो घोषणाएं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे किस राज्य का है, इसलिए वो बताना मेरे लिए उचित नहीं है। तो उनसे कह दिया कि ये हम कर देंगे और ये अमुक तारीख है, इसमें कर देंगे, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो अगली बार जब वो मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो सारे जो काम, वो जो दावे वो करके गए थे, उसकी लिस्ट उनके पास थी ऑलरेडी। तो उसमें कितने काम हुए कितने नहीं हुए उसका हिसाब किताब उनसे लिया गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर फोन भी गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये लगातार कैफियत तलब करते रहते हैं कि आपने ये कहा था, इस दिशा में क्या प्रगति हुई। अब जैसे जल जीवन मिशन की बात कर लीजिए, अब इसमें लगातार चीजें होती चली गई और सबसे बड़ी दिक्कत हुई, कई जगह आपने देखा कि पाइपलाइन में पड़ गई, पानी का कोई इंतजाम ही नहीं था। उसके बाद वो जवाबदेही तक हुई है, और मैं आपको कह रहा हूं कि तुरंत भले ना हो लेकिन उसमें हेड रोल होते जरूर हैं। तो लोगों को ये मालूम है कि अगर यहां पर कुछ कहा है या कुछ कहा गया है, दोनों का हिसाब है। जैसे हमारी हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है ना कि सबके कर्मों का हिसाब होता है, ऊपर बही खाता तैयार हो रहा है। तो इस जमीन पे कम से कम भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के पास सारा बही खाता होता है। अब वो आपके कौन से संचित पुण्य हैं जिनसे आप बच जाएं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे आप बच जाएं, परंतु अगर आपने कुछ कहा है, कुछ वादा किया है, तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, वरना आप कितने भी प्रिय हो, निर्ममता के साथ आपका आकलन होगा, उसके हिसाब से आपके लिए फैसले लिए जाएंगे। तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि पार्टी आक्रामक हो गई है। अपोलोजेटिक हिंदू वाला जो मसला था कि डर जाना, दब जाना, वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा। किसी भी विषय में वो आक्रामकता के साथ में, चूंकि जैसा नेतृत्व होता है वैसे ही नीचे लोग काम करते हैं, तो लोग अब उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना कि अच्छा, फिर दूसरी बात है कि संतोष नहीं रहा, बोले हमने अच्छा प्रदर्शन कर लिया। नहीं, अच्छा प्रदर्शन कर लिया वो तो ठीक है, जीते क्यों नहीं। तो जो किलर इंस्टिंक्ट की बात कहते हैं, वो किलर इंस्टिंक्ट वो पार्टी में मोदी लेकर आए। नरेंद्र मोदी का यह है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत में अगर 0.1% से भी अगर आप पीछे रह जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो अगर बिल्कुल चढ़ाई से ठीक पहले अगर ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का प्रबंध करके रखा हुआ है, और वो आपका सर्वश्रेष्ठ लेना जानते हैं, टफ टास्क मास्टर हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, और कुल मिलाकर मैंने कहा कि चाहे वो नैरेटिव का खेल हो, चाहे दूसरी चीजें हो, उसमें वो लड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ चुनाव मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सच वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के साथ में भी अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो तमाम चीजें हो रही हैं वो कोई अछूती नहीं है। वहां पर बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ जैसे काम होना चाहिए वैसे काम हो रहा है, और जो भी भारत कर सकता है वो अपने तरीके से कर रहा है। जहां पर नहीं बोलना है वहां पर नहीं बोलना है, जहां पर लोगों को बताना है, जहां पर लोगों से बात करके चुनाव में या दूसरी जगहों पर उसका फायदा लिया जा सकता है, वो भी कर रहे हैं। तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ भी जा रही हैं, तो उस पर वो मौन धारण करके उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने की वो कोशिश करते रहते हैं। तो फर्क ये है कि उनको ये मालूम है कि पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाने का रास्ता वो संघर्ष था, एक विचार था। अब भारतीय जनता पार्टी जो है शासन करने वाली पार्टी बन चुकी है,
पहले जो संघर्ष करने वाली पार्टी, एक वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी, एक विचारधारा को स्थापित करने और प्रसार करने वाली पार्टी, अब वो विचारधारा एक विकल्प नहीं है। आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस देश में, ये स्थापित किया और यही एक रास्ता है, ये बताने में वो कामयाब रहे और वो शासन कर सकते हैं और शासन करने वाली पार्टी वो हैं। जैसे कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि वो शासन करने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व ने बताया कि शासन करना हमको आता है और सुशासन करना भी हम जानते हैं। तो ये एक भरोसा उन्होंने दिलाया है। सर, आप आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और इन बड़े राज्यों में जो में चुनाव है, आप इसमें अमित शाह और मोदी के क्या रोल देखते हैं? किस तरह से ये आपको लगता है कि अब जो चुनाव आपने देखे हैं हाल फिलहाल में 2024 के बाद जब नंबर्स कम हुए, क्या करेंगे सर ये लोग? क्योंकि यूपी में तो लोकसभा में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आए थे। देखिए, आपको एक बात बताऊं, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा में नतीजे थे और विधानसभा में क्या नतीजे आए, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा में भी वही स्थिति रही है। तो तमाम राज्यों की मतलब एक, अगर झारखंड को अगर आप छोड़ दें तो सब जगह पर मतलब मामला वैसा ही रहा है। तो आपने कहा ना कि इन दोनों की भूमिका क्या रहेगी। सत्यनारायण कथा सुनी है आपने? तो भाई साहब, सत्यनारायण कथा में जो लीलावती कलावती की भूमिका है वो इनकी भूमिका है। कथा उनके बगैर नहीं हो सकती है, तो कथा मोदी और शाह के बगैर भारतीय जनता पार्टी की नहीं पूरी हो सकती है। ये मानकर चलिए कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही जब लगातार वो सफलता के नए प्रतिमान दर्शा रहे हैं, आपको एक छोटी बात लग रही है? जो अंग बंग कलिंग कहने में ये एक आपको सिर्फ लग सकता है कि कुछ शब्दों की आवृत्ति है, या उसमें आप कहीं ना कहीं जो है मतलब जो है तुकबंदी देख सकते हैं, लेकिन ये जीतना मतलब उड़ीसा भी जीत लिया भाई। जो कहते हैं ना जनगण मन की जब हम बात करते हैं, द्राविड़ उत्कल बंग की बात करते हैं ना, तो द्राविड़ ही तो बचा, उत्कल और बंग तो सब आ गया ना। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा ये सब तो हो गया। तो अब इधर पंजाब और द्राविड़, और पंजाब में भी वो रह चुके हैं सत्ता में, लेकिन अकालियों के साथ में। पर बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो मतलब उत्कल में भी अकेले हैं, बंग में भी अकेले हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी अकेले हैं, जिसको काउ बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, वो आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो मैप आप देखना शुरू करेंगे तो पूरा जो है सैफरन दिखाई पड़ता है, पूरा भगवा दिखाई पड़ता है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अपनी एक फौज है, लेकिन उसको दिशा देने का काम किसने किया है? सर, जब आप अमित शाह से मिलते हैं तो वो गृह मंत्री तो हैं, लेकिन सर जब वो पार्टी के इस तरह से निर्णय लेते हैं तो एक मैप भी रखा होगा सामने टेबल पे, वो दिखाते होंगे देखो ये जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीतने वाला हूँ या जीत के दिखाऊंगा। ऐसा कभी चर्चा होती है सर? वो बोलते तो होंगे, आपसे चुनावी चर्चा तो होती होगी, आप भी पत्रकार है, जिज्ञासा होती होगी आपको। नहीं, देखिए, वो अमित शाह के पास जब समय नहीं होता है तो नहीं है, और जब उनके पास समय होता है चुनावी राज्यों में जब बैठते हैं तो पत्रकारों के साथ बैठते हैं। जैसे बंगाल में भी हम लोग के साथ 3.5 घंटे एक दिन बैठे, 3.5 घंटे, रात को 9 बजे चर्चा शुरू हुई और वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड चुनाव के बीच में चूंकि चुनाव प्रचार करके आए, अपना सब करके आए, सारे वो 1 बजे तक बैठे रहे रात को। और स्थिति ये थी कि सबके सवाल खत्म हो गए थे, बंदा ना थक रहा था ना बंदा किसी चीज का वो नहीं करने, वो है अद्भुत ऊर्जा। लेकिन मैंने कहा कि वो बताना जितना उतना ही बताएंगे ना, ये हमें करना है, हमें ये जीतना है, हमारा ये लक्ष्य है। कुछ आपके स्पेसिफिक सवाल हैं तो उस पर वो आपको जवाब दे देंगे, परंतु रणनीति हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। हमारे साथ हमको दूसरे तरीकों से पता चलता है कि किस नीति पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अब जैसे पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी शीर्ष नेता साफ साफ मना कर रहा है, लेकिन जितना मेरी अपनी समझ कहती है, मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर जाएंगे अकाली दल के साथ में, और वहां पर जाएंगे और उसके बाद फिर वो कोशिश करेंगे, भाई अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, रुकने जा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी में वहां पर बड़ी टूट हो चुकी है, भगवंत मान के प्रति भी और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी बहुत अविश्वास की बातें आ रही हैं। कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं, क्योंकि केजरीवाल लगातार वहां पर जो दिल्ली वाली अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर बैठ चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि वहां पर चेहरा भगवंत मान नहीं, अरविंद केजरीवाल है। वोट चाहे दिल्ली में मिला हो, चाहे पंजाब में मिला हो, वो अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही मिला था, आम आदमी पार्टी के नाम पे। तो वहां पर कांग्रेस क्या करेगी, ये क्या करेंगे, कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करते, तो अभी पंजाब को लेकर अब उनके मिशन पे पंजाब है फिलहाल, उसका चुनाव है, उत्तर प्रदेश है उसका चुनाव है, तो इसको लेकर उनकी
मतलब तैयारियां चलती रहती होंगी, लेकिन जो गूढ़ तैयारियां हैं वो तो हमारे साथ वो क्यों शेयर करेंगे? सर वो बीजेपी में कहते हैं कि चुनावी मैनेजमेंट यही दोनों चलाते हैं, चुनाव का सारा निर्णय यही लेते हैं, तो सीएम कौन होगा ये तो निर्णय ये लोग पहले ही ले चुके होते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी यहाँ बनेंगे और हेमंत बिश्व शर्मा, ये दोनों ही कही रहते हैं कि अमित शाह के बड़े करीबी और यही बनना तय ही था, बस ये औपचारिकता करनी थी, वो जो कर ली उन्होंने। नहीं, देखिए कई बार ऐन समय पर भी फैसले लिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम प्रश्न करें तो वहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ बनेंगे, बहुत पहले से फैसला नहीं लिया गया। वो फिर सोच विचार के पहले तो शायद कोई और ही पसंद थे, आप भी जानते हैं, मंदिर में जो दर्शन कर रहे थे, दर्शन भी करने चले गए थे, सब कुछ थे। लेकिन अब ये सब फैसले मतलब कई बार बदले आते हैं। अब जैसे सर्बानंद सोनोवाल पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री थे, तो अब वो मुख्यमंत्री पद से हटाकर हिमंतो बिश्व शर्मा बनाए जाएंगे, किसको पता था। तो कई बार जो है तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, उस लिहाज से भी वो फैसले लिए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो बाहरी वाली जो बात कह रहे थे, चूंकि वहां पर दिलीप घोष उनके पुराने थे, लंबा संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर और बुलंद आवाज तो वही थे उस दौरान, उन्होंने जो संघर्ष किया था। लेकिन देखिए उनको वहां उस प्रदेश की परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश नहीं है कि किसी को भी बैठा दिया और वो वहां पर शासन चला ले। शुभेंदु अधिकारी ममता के साथ रहकर काडर भी खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं, तो उनको राजनीति विरासत में भी मिली हुई है और लगातार वो राजनीति करते हुए बड़े हुए, तो उनका अपना एक पकड़ है जमीन पे, और दूसरा उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। तो उस लिहाज से फिर वो फैसले लिए गए। तो ये सच है कि हर फैसला पूरी तरीके से पहले से उनके दिमाग में डिजाइन होता, और सिर्फ एक नहीं होता। खास बात ये है तमाम विकल्पों के साथ होता, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और मुझे लगता है कि वो पूरे अल्फाबेट तक उनके पास प्लान होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मतलब सर एक चुनाव से निकलने के बाद वो दूसरे चुनाव में कैसे लग सकते हैं? मतलब आप पहले से टाइमलाइन ये लोग फ्रेम तैयार करके रखते हैं कि ये वाला चुनाव अब खत्म होने वाला है, अब हमें इस पे सोचना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर वो बाकायदा उसके लिए पहले से ही सब कुछ होता है, और एक चुनाव खत्म होने का भी वेट नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो संगठन उत्तर प्रदेश का कैसे तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश में अभी तमाम क्षेत्रीय संगठन की घोषणा होनी है, प्रदेश की तैयारी होनी है, इसके बीच में सब चीज़ें चल रही थी, तो रुकता कुछ भी नहीं है। चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं होता है। चुनाव की तैयारियां, संगठन की तैयारियां, चूंकि ये सारी चीज़ें आपस में पूरक है, जुड़ी हुई हैं, तो ये साथ साथ चलती रहती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि वो राजनीति ही ओढ़ना, राजनीति ही बिछाना, राजनीति ही खाना, राजनीति ही सोना, ये मोदी और शाह का जीवन है। और मुझे लगता है कि उसमें वो करते रहते हैं, और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उनको इसी में आनंद आता है, और उनको लगता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा ढीले पड़ गए, और मैं एक लाइन में कहूँ, सिर्फ शासन करने या चुनाव लड़ने के लिए ये दोनों लोग नहीं आए। ये बात ध्यान रखिए। कम से कम नरेंद्र मोदी के बारे में तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा नहीं था। वो व्यक्ति जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका जाने के बाद वो किससे मिलने की इच्छा प्रकट करता है? नील आर्मस्ट्रांग से, जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। उस समय तो नरेंद्र मोदी को बड़ी चीज नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के जो असंख्य पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनमें से मात्र एक थे। लेकिन उस आदमी की सोच है कि सबसे पहला जिसने इतिहास रचा हो, तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो अपना इतिहास रच रहे हैं, इतिहास बनाने आए हैं। तमाम जो भारतीय राजनीति की दशा दिशा, जो उनका अपना वैचारिक अधिष्ठान है, उसको उस रास्ते लेकर जाने के लिए आए हैं। अब उसमें तमाम आलोचनाएं, तमाम दूसरी चीज़ें आपस में जुड़ती रहेंगी। उस पर जब चर्चा करेंगे तो उस पर मैं कर लूँगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन ये सच है कि उनका जो अपना एक कहें कि कमिटमेंट, या जो कहें कि उनका जो फ्रेमवर्क, वो पूरी तरीके से साफ है। उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो जितनी ताकत लगा सकते हैं, वो असीमित ताकत वो लगाते हैं। तो चुनावी तैयारियां भी उसी में हैं। तो सिर्फ एक चुनाव जीत लेना नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि बंगाल में अगर वो चुनाव जीते हैं, तो बंगाल में चुनाव जीतने के साथ उनके पास पहले 10 फैसले क्या होने हैं, इसका रोड मैप तैयार है। ये भी मैं आपको बता दूं, जिनसे आगे जनता के बीच में लगे कि परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही रहा ना कि यथास्थितिवाद चलता रहा। वाम दल गए, वहाँ पर अल्ट्रा लेफ्ट के रूप में ममता आ जाती हैं, तो वहाँ का विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध है। वहाँ पर रोजगार नहीं है, वहाँ पर विकास के जो तमाम प्रतिमान, चाहे सड़कें हों, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेट्रो हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय हों,
तो उन पर जो उनको फैसले लेने हैं वो फैसले भी वो वहाँ पर लेंगे। CAA को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतुआ समुदाय का मामला है, उनको देना है कि नहीं देना है, क्या सारी चीज़ें नागरिकता, तो उनके फैसले बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो साथ साथ में चलते चले जा रहे हैं। और कैसे करना है, कितना कर पाएंगे, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन कमियों से सीख कर उनको दुरुस्त करना इनको आता है। कमियों से अगर वो हार गए तो छोड़कर बैठना नहीं आता है। राजनीतिक नफा नुकसान होता है भाई, तीनों किसान बिल अगर वापस ले लिए तो वो मोदी का अपना फैसला था, जब उनको लगा कि इसमें राजनीतिक नुकसान है तो वो पीछे भी हटते हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं फिर कह रहा हूं कि उनको यहाँ पर वो आए हैं तो सिर्फ सरकार बनाने, प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम लिखाने नहीं, बल्कि सब कुछ, अगर आप देखें लुटियन दिल्ली किस तरीके से पूरी बदल चुकी है। तमाम जो गांधी और तमाम जो प्रतिष्ठान सब थे, सब खत्म हो चुके हैं। नई संसद बनने से लेकर नए भवन बन चुके हैं, पार्लियामेंट एनेक्सी, और इसके अलावा भी वहाँ पे अब अगला विस्तार होने जा रहा है, अगला विस्तार होने जा रहा है। अब सांसदों के जो अगर तैयारी है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से सांसदों के मकानों की संख्या पहले बढ़ा दी गई, फ्लैट बना दी गई। तो तैयारी मैं कह रहा हूँ ना कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ में करते हैं, और तात्कालिक सोच या अल्पकालिक सोच नहीं है, दूरगामी सोच है। कई बार तात्कालिक फैसले लेने पड़ते हैं, पर उससे जो उनका दूरगामी लक्ष्य है वो कभी प्रभावित नहीं होता। उनकी निशाने पर या उनकी निगाह में वो हमेशा रहता है। बीच में कई बार तमाम समझौते करने पड़ते होंगे, सब कुछ करना पड़ता होगा, वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है। सर, ये जो मोदी शाह की बीजेपी है, अभी इसके लिए जो अच्छा चुनाव मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें बताइएगा कि कौन सा इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है या डिफिकल्ट हो सकता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, गुजरात। देखिए भारतीय जनता पार्टी से पूछोगे तो कहेंगे हमारे लिए सारे चुनाव चैलेंजिंग है लेकिन देखिए, गुजरात में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। गुजरात में चूंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मोदी की बात तो अब शाह भी है, वहाँ पर सबको मालूम। और गुजरात मतलब अब खेल की, मणिपुर भी आता है सर इसमें, मणिपुर आता है, तो मणिपुर का चुनाव बहुत टफ है, चूंकि मणिपुर निश्चित तौर पे बहुत टफ है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों ने दृश्य देखे हैं, तो वो बहुत टफ है मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कम से कम इस बार। लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत से बहुत ताकत मिली, ये भी मैं आपको बता दूं। पश्चिम बंगाल और असम में जो जीत हुई है, इसका फायदा निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट में उनको होना ही होना है। और अभी समय है, तो उस समय में वो किस तरीके से वहाँ पर काम करते हैं, और मेरे ख्याल से पहले भी इस पर कुछ चीज़ें वो कर चुके हैं, तो देखना पड़ेगा चुनावी दृष्टिकोण से। देखिए, मेरे हिसाब से आकार के लिहाज से सबसे कठिन चुनाव अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश हमेशा रहता है। यूपी कभी भी किसी के लिए केक वॉक नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर उनके पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक लीडर इमर्ज कर चुका है, जिसकी अपनी एक छवि है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी स्टेट से आते हैं, अमित शाह जैसा रणनीतिकार है। तो उत्तर प्रदेश, लेकिन वहाँ पर जो सामने नेता है वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव के पास संगठन भी है, कार्यकर्ता भी हैं, और उनके पास वो ताकत है। उनके साथ लोग, मुलायम सिंह यादव की जो एक अपनी विरासत थी, उस विरासत को वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल चुके हैं। मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोग एक दूसरे पर जो भी बात करें, लेकिन अगर मैं राजनीतिक दलों के लिहाज से बात करूँ तो ये विषय है, अगर उनका पीडीए का फार्मूला काम करता है तो वो निश्चित तौर पर वो एक मजबूत चुनौती के रूप में सामने आएंगे। पर पश्चिम बंगाल के चुनाव ने एक चीज़ तो बता दी है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पर हिंदुत्व काम नहीं करता था, तो यूपी में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, जहाँ पर अमित शाह, वहाँ पर हिंदुत्व ना काम करे, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अखिलेश यादव भी अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। वहाँ पर मायावती किस तरीके से चुनाव लड़ती हैं, इस बार मायावती का चुनाव कितनी मजबूती से लड़ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, मैं पीडीए का कार्ड जब चला, कांग्रेस और अखिलेश जब साथ मिलकर आए, तो देखिए उसमें लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बड़ा झटका दिया। अगर आज की तारीख में मोदी सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो उसका एकमात्र कारण उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो उनको झटका लगा था। और अखिलेश यादव की पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज की है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश है। पंजाब बहुत कठिन है। पंजाब इस लिहाज से कठिन है क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकी है। अभी वो कह रहे हैं कि जो औपचारिक स्टैंड है कि अकाली दल के साथ में नहीं जाएंगे, तो अकेले जाकर वहाँ पर कैसे भाजपा काम करेगी, ये देखने वाली बात है। और वो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मोदी का अश्वमेध का घोड़ा लगातार दौड़ रहा है, कर रहा है, तो अभी नैरेटिव उनके खिलाफ फिर से चलने लग गए। और खासतौर से इस बॉर्डर स्टेट में चूंकि आईएसआई और पाकिस्तान का ठीक ठाक पेनिट्रेशन हो जाता है कई बार, तो वो वहाँ पर हर कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से वो एक
कठिन राज्य है। उत्तराखंड में चूंकि 10 साल से सरकार चल रही है, उत्तराखंड का भी पलटा वाला अनुभव रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खैर ऐसे तमाम पलटा वाली चीज़ों को टैकल किया है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड में चूंकि कुछ विषय और तमाम चीज़ें रहे तो वो भी चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि अब ये कैसे मोदी और शाह क्या मतलब जो है जादू की क्या छड़ी इन घुमाते राज्यों हैं। के चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है? मतलब जैसा आपने पंजाब के लिए बता दिया, बाकी राज्यों के लिए भी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी शुरू। संगठन में जहाँ जहाँ पर मतलब सीट वार जहाँ तक मेरे पास जानकारी है तो संगठन तो बाद में आएगा, लेकिन जो हर सीट का क्या तापमान है वो अलग से सर्वे चल रहे हैं उनके। अच्छा, अभी वक्त है तब भी? नहीं, ये वक्त अभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये करीब 6 महीने पहले से चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और क्या यहाँ पर जैसे सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल में भेजने के प्लान किया था, उड़ीसा का भी उनको दायित्व दिया गया था, क्या ऐसा यहाँ पर भी किया सुनील बंसल उत्तर प्रदेश आएंगे, आप देख लीजिएगा। मतलब औपचारिक रूप से भले ना हो, लेकिन आप देख लीजिएगा कि सुनील बंसल, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी जो संगठन का पूरा जो ढांचा खड़ा किया गया था वो सुनील बंसल ने किया था। और तो बंगाल के बाद तो सुनील बंसल को कौन रोकने वाला है? सुनील बंसल की जो क्षमताओं पर तमाम जो प्रश्न उठा सकते हैं वो भाई तेलंगाना भी उनको दिया गया था। और अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी चुनौती थी, कड़ी चुनौती थी। पश्चिम बंगाल से वो मतलब जो डिस्टिंक्शन मार्क के साथ में पास होकर आए हैं, तो सुनील बंसल निश्चित तौर पर यहाँ पर आएंगे। उसमें नहीं रहेंगे इन 6 चुनाव में से किसी एक जगह पे जहाँ कठिन होगा वहाँ भी? नहीं, यूपी में ही रहेंगे सुनील बंसल, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपी को उनसे बेहतर कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। उनको पंजाब में भी भेजा जाएगा तो वो पंजाब में भी काम करेंगे, लेकिन पंजाब में मुझे लगता है कि दूसरे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब खुद का बनाया। बस ये देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कहीं ये मैसेज न जाए कि मतलब जो है संगठन और सरकार एक साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक चुनौती ये जरूर आ सकती है, तो इसको देखना पड़ेगा अगर संगठन और सरकार एक साथ नहीं है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग तरीके की फॉलोइंग है और इसमें कोई दौरान नहीं, किसी भी स्टेट में, मतलब यूपी की तो बात जाने दीजिए, किसी भी स्टेट में योगी आदित्यनाथ की फॉलोइंग है और उनका अपना एक अलग तरीके का ऑरा है। मतलब मोदी और शाह जिस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्रियों में बात करूं तो सबसे ज़्यादा फॉलोइंग उन्हीं की है। और आप देखिए कि लोग कहते थे कि मोदी और शाह के बाद क्या है, तो आप देखिए कितने मुख्यमंत्री तैयार हो गए जिनको बात करते हैं। भाई योगी आदित्यनाथ का नाम आप लेते थे, देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता है, हेमंत भी तैयार हो गए, हेमंत विश्व शर्मा तैयार है, अब तो शुभेंदु अधिकारी भी तैयार हो रहे हैं। एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा है भाई वो। मतलब ममता बनर्जी तो एक क्षेत्रीय पार्टी की थी, वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन जाती थी। तो इसलिए जो है इसको देखना पड़ेगा। तो यानी ये तो चुनावी तैयारी रहती है बीजेपी की, और बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और खासकर 2014 के बाद से ये चुनावी मोड जो है वो और स्पीड पकड़ चुका है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।